हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है नर्सिंग के अंदर कंपटीशन का जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन ना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है, पूरा कंसेप्ट क्या है इस चीज का, ये एसिडोसिस का, एल्कलोसिस का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। एसिड बेस बैलेंस के बारे में, इम्बैलेंस के बारे में, सारी चीजें हम लोग डिटेल में आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको क्लास देखनी है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बार समझ लोगे तो ऐसा समझोगे कि फिर कभी इस टॉपिक को आप नहीं भूलोगे। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच के बारे में। जहां पर एसिड बेस की बात आती है वहां पर सबसे पहली जो चीज आपके माइंड में आती है वो होता है पीएच, कि भाई पीएच क्या होती है। तो पहली बात तो ये आती है भाई जो पीएच है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो स्केल है पीएच का, जिसके अंदर 7 से नीचे एसिड होता है, 7 के बाद बेस होता है, ये दिया था सोरेनसन ने 1909 के अंदर। तो पहले एक चीज जो मैंने आपको बोली भाई, जो पीएच होती है 7 होती है न्यूट्रल, 7 से नीचे अगर पीएच है तो वो होता है एसिड, और 7 के ऊपर जो पीएच है वो होता है बेस। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया है कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है। 7 से नीचे अगर पीएच है तो उसको हम एसिड बोलते हैं, 7 से ज्यादा पीएच है तो उसको हम बेस बोलते हैं। तो देखो, कोई भी एबनॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल चीजें पता होना जरूरी होता है कि नॉर्मल क्या है, तभी तो एबनॉर्मेलिटी पता चलेगी। तो पहले मैं आपको नॉर्मल चीजों के बारे में बताऊंगी। एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। तो किसी भी चीज के बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में रिलीज हो रही है, जिस अमाउंट से रिलीज हो रही है उसी अमाउंट से एक्सक्रीट भी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बैलेंस बना हुआ है। अगर मान लो कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है लेकिन एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, भाई रिलीज तो हो रहा है अच्छा खासा बट एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में एसिड बढ़ेगा। या हमारी बॉडी में बेस बहुत ज्यादा है लेकिन एक्सक्रीशन नहीं हो रहा, तो बेस बढ़ेगा। तो बैलेंस का मतलब होता है जिस अमाउंट से एसिड और बेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसी अमाउंट से उनका एक्सक्रीशन भी होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये एक जो बैलेंस है एसिड बेस का, ये बना रहता है। ना हमारी बॉडी एसिडोसिस में जाती है, ना हमारी बॉडी एल्कलोसिस में जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस है ये बना हुआ है। अब इससे एक चीज और समझ में आती है कि अच्छा, ये बैलेंस इस वजह से बना है। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, यानी कि एसिड ज्यादा हो गया, बेस ज्यादा हो गया, एक्सक्रीशन कम हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे एसिड बेस इम्बैलेंस होना। इम्बैलेंस का मतलब जिस रेट से प्रोडक्शन हो रही है या तो उस रेट से एक्सक्रीशन नहीं हो रही, या फिर प्रोडक्शन ही कम हो रही है, एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है। तो अगर ये बैलेंस नहीं रहा, अगर प्रोडक्शन का और एक्सक्रीशन के बीच का बैलेंस नहीं रहा, तो उस केस में बॉडी में या तो एसिड का लेवल बढ़ेगा या फिर बेस का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जिस रेट पे जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उस रेट पे उसका एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है, ताकि बॉडी में इक्वालिटी बनी रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। अगर एक भी चीज ऐसी होगी जिसका लेवल तो बढ़ गया है लेकिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रही है, तो उस केस में हमारी बॉडी में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अब दो चीजें हैं, दो चीजों के ऊपर हमारा एसिड बेस जो है वो डिपेंड करता है। ये मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की। तो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में एसिड और बेस को रेगुलेट करते हैं। तो वो है हमारे पास दो मैकेनिज्म, एक है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, एक है पोटेशियम एक्सचेंज। ये दोनों क्या करते हैं कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एसिड या बेस का लेवल थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, ये उसको कंपनसेट कर देते हैं। तो हमें बाहर से कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही मान लो कभी ऐसा हुआ कि बॉडी के अंदर एसिड बढ़ गया है या बॉडी में बेस बढ़ गया है, पहले हमारी बॉडी खुद ही उसको ठीक करने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी में कभी भी कोई चीज होती है तो सबसे पहले हमारी बॉडी खुद उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एसिड या बेस का लेवल ऊपर नीचे जाता है, सबसे पहले यही दोनों हैं जो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके पहले मैं इनका नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको समझा देती हूँ, तभी आपको जो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी है वो भी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले भाई मैं बात करती हूँ आपके बारे, अच्छा एसिड और बेस के बारे में कुछ कॉमन सी चीजें मैं आपको बता देती हूँ पहले, कि भाई एसिड क्या है। पहली बात तो मैंने आपको बताया एसिड की पीएच के बारे में, कि जो पीएच होती है एसिड की वो होती है 0 से 7। हमारी बॉडी में दो एसिड होते हैं भाई, एक होता है CO2 और एक होता है
हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ये दोनों हमारी बॉडी में एसिड होते हैं। जो हम सांस लेते हैं, आपको पता है हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एसिड होती है। तो अगर आपकी बॉडी में CO2 बढ़ेगी तो इसका मतलब आपकी बॉडी में एसिड बढ़ेगा और आपकी बॉडी एसिडोसिस के अंदर जाएगी, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एसिड होती है। और ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये भी एसिड होते हैं। जहां बात रही बेस की, तो बेस भाई आपका होता है बाइकार्बोनेट, OH नेगेटिव बाइकार्बोनेट। ये जो होता है भाई ये आपका, सॉरी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये जो होता है ये आपका बेस होता है। ये है हाइड्रोक्साइड आयन, ये बेस होता है। बाइकार्बोनेट होता है वो भी बेस होता है। तो बाइकार्बोनेट बेस है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बेस है। और एसिड में CO2 है, हाइड्रोजन आयन है, ये एसिड है। और भी बहुत सारे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कभी बॉडी में कीटोन बॉडीज बन जाए तो कीटोन भी एसिड होते हैं। यूं तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं, ये वो एसिड और वो बेस है जो हमारी बॉडी में एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं। कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इसका एक्सक्रीशन करा के बैलेंस कर दो, घट रही है तो इसको बॉडी में एब्जॉर्ब करा के मैनेज करवा दो। तो ये मेन वो एसिड और बेस है जो हमारी बॉडी में अगर एसिड और बेस बढ़ता है या घटता है तो उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। CO2 और हाइड्रोजन आयन जो है ये एसिड है। तो भाई एसिड जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन आयन होता है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड है। प्लस ये जो है ये हाइड्रोजन आयन डोनर होते हैं। इन्होंने ऐसा क्यों बोला? इन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जो एसिड होता है हमारी बॉडी में, जब भी एसिड बढ़ेगा तो उसको कम करने का तरीका क्या है? उसमें से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल लो, यानी कि एसिड का एक्सक्रीशन करा दो। बॉडी में कोई भी चीज बढ़ रही है उसको कम कैसे करेंगे? उसका एक्सक्रीशन करा दो। तो जब भी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो डोनेट कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको बोला है हाइड्रोजन आयन डोनर है। प्लस इसकी जो pH होती है वो 7 से कम होती है। इनका टेस्ट सोर होता है। एग्जाम्पल में आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही बेस की बात है भाई, ये होते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस होते हैं। अब जब भी हमारी बॉडी में बेस बढ़ेगा तो बेस को भी बेस जो होता है, बेस को ज्यादातर मैनेज उसमें एसिड को मिलाकर किया जाता है। भाई अगर आपने एक ग्लास में चीनी डाली है और चीनी ज्यादा हो गई है तो आप उसमें पानी और मिला दो। तो ऐसा ही बेस का काम है। अगर आपकी बॉडी में बेस ज्यादा है तो हाइड्रोजन और मिक्स कर दो, हाइड्रोजन एसिड है तो हाइड्रोजन आयन को मिक्स कर दो तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि जब भी बॉडी में बेस बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन को रिसीव करेंगे, इसीलिए इनको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन रिसेप्टर्स। क्योंकि बॉडी में जब भी बेस बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन को रिसीव करेंगे। तो अगर मान लो बेस बढ़ा हुआ है तो इसके अंदर हम एसिड मिक्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड है, इसीलिए हमने बोला कि ये हाइड्रोजन आयन रिसेप्टर्स होते हैं। इनकी pH 7 से ज्यादा होती है, टेस्ट बिटर होता है। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। चलिए भाई, तो अब मैं बात कर रही हूँ उन दोनों मैकेनिज्म के बारे में जिन मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की। हमारी बॉडी में 2 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एसिड और बेस को रेगुलेट करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? एक है किडनी और एक है लंग्स। ये दोनों हमारी बॉडी में एसिड और बेस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक है किडनी और एक है लंग्स। चलिए भाई ठीक है, सब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स किस चीज में इन्वॉल्व है? सांस लेने में। हम जो भी सांस ले रहे हैं, हम जो भी एयर को इनहेल कर रहे हैं, हम जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं, कहाँ जा रही है एयर और कहाँ से बाहर निकल रही है? लंग्स से निकल रही है। लंग्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स जो है वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। तो पहला मैकेनिज्म आता है आपका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे हम लंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लंग्स का ही नाम यहाँ पे क्यों लिया गया, या ये रेगुलेशन लंग्स ही क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया CO2 एसिड है और CO2 का लेन देन सारा लंग्स के अंदर होता है। इसी वजह से लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एसिड और बेस को बैलेंस करने के अंदर, और प्लस कुछ ही मिनट्स के अंदर बैलेंस कर देते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड या बेस का लेवल ऊपर नीचे होता है, लंग्स कुछ ही मिनट्स के अंदर उसको बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि लंग्स का डायरेक्ट कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिड है। अगर आपकी बॉडी में एसिड बढ़ गई है, यानी कि CO2 बढ़ गया है, या कोई भी एसिड बढ़ी है, हमें तो न्यूट्रल करने से मतलब है। ठीक है, कोई भी चीज बढ़ती है घटती ब्लड में ही है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ रहा है तो बॉडी क्या कराएगी? CO2 को बाहर निकालेगी। बॉडी CO2 को बाहर निकालेगी, क्योंकि CO2 भी तो एसिड है। अगर CO2 बाहर निकलेगा, एसिड बाहर निकलेगी, तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो जब भी हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म क्या करेगा? CO2 को बाहर निकलवाएगा। अच्छा, CO2 को बाहर कैसे निकाले? कोई रास्ता बना हुआ है हमारी बॉडी में?
CO2 को बाहर निकालने का। CO2 को बाहर हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, वो है जो हम सांस ले रहे हैं। तो अब इसमें कैसे बाहर निकाला जाता है, तो इसमें ये क्या करते हैं, जो हमारे सांस लेने की क्षमता है ये उसको बढ़ा देते हैं। मतलब एक तो हम जो नॉर्मल सांस ले रहे हैं, एक जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं वो क्षमता थोड़ी सी और बढ़ा दी जाती है। यानी अभी मैं नॉर्मल सांस ले रही हूँ, लेकिन जब मेरी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ेगा और मेरी बॉडी को CO2 बाहर निकालनी होगी तो मैं जल्दी जल्दी सांस लूंगी। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि ये इसकी जो सांस लेने की क्षमता है उसको ये बढ़ा देते हैं। दूसरा केस, अगर आपकी बॉडी में CO2 कम है तो यानी आपकी बॉडी बेसिक में जा रही है, आपकी बॉडी बेस की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड कम है। तो एसिड को कैसे बढ़ाएं? तो एसिड को बढ़ाने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, हम जो सांस ले रहे हैं ना इसकी गति को कम कर देगा, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को कम करेगा ताकि CO2 कम से कम बाहर निकले। क्योंकि CO2 एसिड है, बॉडी में बेस बढ़ा हुआ है, और मैंने आपको बताया बेस को ठीक करने का तरीका है कि आप उसमें एसिड मिला दो। और तो एसिड तो CO2 ही है जो आपके लिए इजीली एसेसिबल है। तो उसमें फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा रेट और डेप्थ है उसको थोड़ा कम कर देती है ताकि CO2 बॉडी के अंदर रहे और जो बेसिक की कंडीशन है उसके साथ एसिड मिक्स होकर वो कंडीशन न्यूट्रल हो जाए। तो ये दोनों ही कंडीशन में लंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि CO2 का लेना देना डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, हमारा लंग्स के साथ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या है भाई, पहली बात तो इसको बैलेंस करने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं। तो एसिडोसिस की कंडीशन में क्या है, एसिडोसिस का मतलब क्या है, CO2 बढ़ा हुआ है। क्योंकि CO2 क्या है, CO2 एसिड है। CO2 क्या है, एसिड है। तो एसिडोसिस का मतलब है कि CO2 बढ़ा हुआ है। तो इस केस में हमारी बॉडी इसको कैसे ठीक करेगी, ये हमारी बॉडी खुद ब खुद करती है। जब भी हमारी बॉडी में एसिडोसिस बढ़ेगा हमारा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हमारे सांस लेने का दर और गहराई दोनों बढ़ जाएगी। पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेगा भाई, जिससे ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकाल सके। और ये जो एसिडोसिस की कंडीशन हो रखी है, हमारी बॉडी में जो एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है इसको ये कम कर सके। तो ये हो गई एसिडोसिस के बाद। अब एल्कोलोसिस में क्या होगा कि भाई हमारा रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ जो है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि एल्कोलोसिस की कंडीशन है। एल्कोलोसिस का मतलब है कि बेस बढ़ा हुआ है। अब बेस को ठीक करने के लिए आपको इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, और एसिड है हमारा CO2। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, जो हमारे सांस लेने की गति है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ज्यादा CO2 बाहर ना निकले, कम CO2 बाहर निकले, हमारी बॉडी में CO2 रहे, और जो ये बेसिक की कंडीशन है इसको न्यूट्रल हो जाए, ये न्यूट्रल कर दी जाए। तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस को ठीक करने के लिए। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको इसका तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ सारा लेना देना CO2 के साथ में है। CO2 एसिड है, अगर एसिड बॉडी में ज्यादा है तो एसिड को बाहर निकाल दो। CO2 को बाहर निकालने का एक ही तरीका है, हम सांस जल्दी जल्दी ले लेंगे ताकि जितनी ज्यादा गैस को बाहर निकाल सके उतनी ज्यादा गैस को बाहर निकाल दे। और अगर बेस ज्यादा है तो हम धीरे सांस लेंगे ताकि जितनी हो सके उतनी CO2 को बॉडी में रखे ताकि वो बेस के साथ मिलके न्यूट्रल हो जाए। तो इस तरीके से ये काम करता है। फिर बात आती है रीनल की। अब देखो जो किडनीज है ना, किडनी का एक ही काम है। किडनी क्या करती है, किडनी जो है भाई ये आपका यूरिन को पास आउट कराने का काम करती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने का काम क्या किसका है, किडनी का। या मैं सीधा बोलूं एक्सक्रीशन का काम किसका है, एक्सक्रीशन का काम किडनी का है। किडनी ज्यादा मेहनत नहीं करती, किडनी ना फालतू दिमाग लगाती। किडनी को पता है मेरा काम सिर्फ एक्सक्रीशन करने का है, बॉडी में जो भी चीज बढ़ेगी मैं तो उसको बॉडी से बाहर निकाल बस। और एसिड और बेस के साथ भी ये यही करती है। अगर बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड को यूरिन में निकाल देगी और बॉडी को न्यूट्रल कर देगी, और अगर बॉडी में बेस बढ़ा हुआ है तो बेस को यूरिन में बाहर निकाल देगी और न्यूट्रल कर देगी। तो किडनी फालतू झंझट लेती ही नहीं है। किडनी का जो काम है किडनी उतना ही करती है। लंग्स का काम है सांस लेना, तो लंग्स भी ऐसा ही करते हैं। भाई एसिड ज्यादा है, आवाज आ भाई CO2 को बाहर छोड़ो। अच्छा एसिड कम है, अरे भाई सांस का दर थोड़ा कम करो ताकि CO2 बॉडी में रहे। वैसा ही किडनी का भी है। एसिड ज्यादा है, अब एसिड कौन है भाई, CO2। अब यहाँ क्या मैं ये बोलूं कि CO2 एसिड है, अब किडनी तक CO2 का क्या लेना देना, CO2 का लेना देना सिर्फ लंग्स तक ही था। सांस हम लंग्स से लेते हैं। तो यहाँ पर एसिड आता है। फिर आपका जो मैंने दूसरा बताया हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे रोल आता है सारा हाइड्रोजन आयन का। जैसे ही आपकी बॉडी में एसिड बढ़ता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है हमारी किडनी क्या कराती है, इसको यूरिन में बाहर निकाल देती है, हो जाएगा न्यूट्रल। भाई बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है, एसिड कौन है, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन को यूरिन से बाहर निकाल दिया और
कर दिया न्यूट्रल बॉडी को। सेम ऐसे ही बेस के साथ है, अगर बॉडी में एल्कलोसिस है, बेस बढ़ा हुआ है, तो मैंने आपको बताया भाई बेस होता है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट को यूरिन में बाहर निकाल देगी, हो गया बैलेंस। तो भाई हमारी किडनी का काम इतना ही है। किडनी जो है वो क्या करती है, अपना अगर एसिड ज्यादा है तो एसिड को निकाल दो, बेस ज्यादा है तो बेस को निकाल दो, बस एज सिंपल एज दैट। तो ये है आपका फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन जो हमारी बॉडी करती है, जिसमें मैंने आपको बताया दो ही चीजें हैं भाई, एक है आपके लंग्स और एक है आपकी किडनी। तो इस तरीके से ये जब हमारी बॉडी में एसिड और बेस बढ़ता है या घटता है, तो इस तरीके से ये दोनों मैकेनिज्म काम करते हैं। बट किडनी जो होती है इसको है ना कई घंटे से कई दिन लग जाते हैं बैलेंस करने में, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम जल्दी बैलेंस कर लेता है, वो सांस के दर को बढ़ाया घटा के जल्दी से बैलेंस कर सकता है, पर किडनी को थोड़ा समय लगता है, लंग्स जल्दी बैलेंस कर लेता है। तो ये है हमारा किडनी का और लंग्स का लेना देना। अब बात आती है भाई पोटेशियम के बारे में। अब इसमें पोटेशियम का क्या रोल है, पोटेशियम कैसे इन चीजों को मैनेज करता है। तो भाई पोटेशियम का इसमें बहुत बहुत ही अच्छा रोल है। वो ये है कि जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल है। अच्छा, सेल के अंदर आपको पता होगा कटायंस होते हैं, अनायंस होते हैं। कटायन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो सेल के अंदर क्या होते हैं, इंट्रासेल्युलर जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम सेल के अंदर होता है ज्यादा क्वांटिटी में, ब्लड में भी होता है बट ज्यादा क्वांटिटी में सेल में पाया जाता है। दूसरी बात, अब मैं बात करूंगी एसिडोसिस के बारे में, ठीक है। एसिडोसिस का मतलब एसिड बढ़ा हुआ है। कोई भी चीज बढ़ती है घटती कहाँ पर है, हमारे ब्लड में ही है, ठीक है। तो ये भाई हमारे ब्लड में एसिडोसिस की कंडीशन है, हाइड्रोजन आयन जो है वो बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी लेना देना, यहाँ पे भी सारा काम हाइड्रोजन आयन ही करेगा। CO2 लंग्स तक सीमित है सिर्फ, उसके बाद जहां भी एसिड बेस की बात आएगी वहां सिर्फ हाइड्रोजन आयन की बात आएगी। एसिडोसिस हो रखा है, एसिडोसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन बढ़ा हुआ है। अब पोटेशियम रेगुलेशन कैसे होगा ये सुनो। जब हमारे ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का लेवल बढ़ा होता है, तो होता क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन जो है शिफ्ट कर जाता है सेल के अंदर। ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ब्लड में से कम करने के लिए ये हाइड्रोजन आयन जो है ये सेल में शिफ्ट कर जाता है। बट सेल जो है ना, सेल बड़ा बैलेंस्ड फॉर्म में काम करती है। सेल कह रही है यार मेरे पास ना लिमिटेड जगह है, अगर तुम्हें हाइड्रोजन आयन को मेरे अंदर घुसाना है ना तो तुम्हें मेरे अंदर से कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड जगह है, मैं दोनों को नहीं रख सकती। तो अब फिर पोटेशियम जो है वो आत्मसमर्पण करता है। पोटेशियम बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर चला जाता हूँ। तो सेल के अंदर जो पोटेशियम होगा वो चला जाएगा बाहर। अब बाहर वो कोई यूरोप घूमने थोड़ी जाएगा, बाहर वो आएगा ब्लड के अंदर। तो ब्लड में एसिडोसिस की कंडीशन में एसिड बढ़ा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बढ़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन आयन तो कर जाएगा सेल में शिफ्ट। और क्योंकि सेल के अंदर लिमिटेड जगह होती है, जब हाइड्रोजन आयन सेल में शिफ्ट करेगा, सेल में से पोटेशियम निकल के ब्लड में शिफ्ट कर जाएगा। इस तरीके से पोटेशियम रेगुलेशन होता है। तो पोटेशियम ने मदद करी ना इसको बैलेंस करने के लिए। अगर पोटेशियम बाहर ही नहीं निकलता, सेल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो पोटेशियम का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन वही बात है, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो जब सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन आया, पोटेशियम ने आत्मसमर्पण करके वो ब्लड में गया, तो ब्लड में भी तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। भाई ब्लड में तो पहले ही पोटेशियम होता है, जितना नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए 3.5 to 5.1 उतनी होती है, लेकिन अब सेल का पोटेशियम भी ब्लड में चला गया। तो इस कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया, क्योंकि पोटेशियम जो है वो ब्लड में शिफ्ट करेगा और ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। तो इस तरीके से पोटेशियम जो है वो एसिडोसिस को रेगुलेट करता है कि हाइड्रोजन जब बढ़ेगा बॉडी में, यानी कि जब एसिडोसिस होगा वो सेल में शिफ्ट होगा, सेल में से पोटेशियम ब्लड में शिफ्ट हो जाएगा। एसिडोसिस तो रिजोल्व हो जाएगा, भाई एसिड तो सेल में शिफ्ट हो गया, ब्लड में कम हो गया तो एसिड तो रिजोल्व हो गया, लेकिन ब्लड में हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये तो मैंने बात करी एसिडोसिस की। मैंने आपको क्या बोला था, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो डोनर होते हैं। तो इन्होंने कर दिया ना डोनेट, हाइड्रोजन आयन को सेल में डाल दिया, इन्होंने हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन बहुत है भाई, अपने पास बहुत है तो हमने दे दिया, डोनेट कर दिया। जहां पर बात आती है फिर एल्कलोसिस की। अब एल्कलोसिस में क्या है, एल्कलोसिस में बॉडी में बेस बढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया बेस को ठीक करने का तरीका होता है उसमें एसिड मिला दो। एसिड का तो ऐसा है कि एसिड ज्यादा है तो उसको निकाल दो, बट बेस का ऐसा है कि बेस को ठीक करने के लिए तो आपको उसके अंदर एसिड मिलाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है भाई, बेस ज्यादा है,
अब वही सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन है, हुए अभी पीछे शिफ्ट, और वैसे भी होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करता है सेल, जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन होता है, और हाइड्रोजन आयन जो है वो एसिड होते हैं, इसको ये करा देता है सेल में शिफ्ट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन को सेल में शिफ्ट करा देता है ताकि बेस के साथ एसिड मिल जाए और ये न्यूट्रल हो जाए। तो सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो सारे शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला एल्कलोसिस के अंदर कि ये हाइड्रोजन आयन रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि जब भी बेस का लेवल बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन आयन को रिसीव कर लेते हैं। तो सेल क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को ब्लड में छोड़ देगा कि जाओ मजे करो। लेकिन वही बात है ना, सेल ने बोला भाई मैं खाली नहीं रह सकती, मेरी बॉडी में चीजें बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, तो अगर मेरी बॉडी के बाहर कोई जाएगा तो किसी ना किसी को आके वो जगह भरनी पड़ेगी। तो अब ब्लड में जो पोटेशियम होगा वो जाके सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। सेल में से अगर कुछ बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ सेल के अंदर जाएगा। तो अगर सेल के अंदर से हाइड्रोजन आयन निकल रहा है आपकी बेसिक की कंडीशन को रिजॉल्व करने के लिए, तो ब्लड में जो पोटेशियम है उसको फिर जाकर सेल में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि सेल खाली नहीं रह सकती। तो अब इसमें क्या होगा, जब बेस बढ़ेगा तो सेल के अंदर जो भी एसिड था वो सारा एसिड निकल के ब्लड में घुल जाएगा और ब्लड को कर देगा न्यूट्रल, और ब्लड का जो पोटेशियम होगा वो सेल में दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है शिफ्ट फ्रॉम सेल टू ब्लड, वो सेल से ब्लड में शिफ्ट हो गया है, तो पोटेशियम उल्टा वापस से सेल में शिफ्ट हो जाता है, और इस केस में ब्लड में पोटेशियम की कमी हो जाती है और कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपोकैलेमिया, क्योंकि ब्लड का पोटेशियम सेल में शिफ्ट हो गया। तो इस केस में हमें हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से भाई पोटेशियम जो है जो बहुत मदद करता है। अगर एसिडोसिस होगा तो हमारा हाइड्रोजन जो है वो सेल में शिफ्ट हो जाएगा, पोटेशियम सेल के बाहर निकल जाएगा, हाइपरकैलेमिया कर देगा। एल्कोलोसिस होगा तो सेल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड को न्यूट्रल करेगा, लेकिन ब्लड से पोटेशियम सेल में शिफ्ट हो जाएगा और हाइपोकैलेमिया कर देगा ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से भैया ये मैकेनिज्म जो है ये काम करता है। नॉर्मल पोटेशियम का लेवल जो है 3.5 टू लगभग 5.1 के आसपास होता है। इसीलिए जब भी एसिड बेस इम्बैलेंस होता है तो हमें पोटेशियम के लेवल को क्लोजली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि पोटेशियम अंदर बाहर जाने का काम करता है। एसिड में जो है वो सेल के बाहर निकल जाएगा, बेस होगा तो वो सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है भाई ये आपके काम करते हैं। अब बात ये आती है भाई कि आपके एसिड बेस इम्बैलेंस, ये अब मैंने आपको बैलेंस वाली चीजें बता दी है कि बॉडी में बैलेंस किस तरीके से चलता है। अब बात आती है एसिड बेस इम्बैलेंस की। इम्बैलेंस जो होता है भाई उसके अंदर चार चीजें होती हैं, जिसके अंदर आपके सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फिर आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, फिर आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जहां तक बात है, इसका मतलब है कि एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। अब एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, बात यहाँ इसने लिखा है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स, लंग्स में एसिड है कौन, CO2। तो यहाँ पे सारी कहानी CO2 की है, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी की बात चल रही है। तो जो CO2 है ना, जो मैंने आपको बताया CO2 एसिड है, CO2 रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ को बढ़ाना कम करना, वो सारा रेस्पिरेटरी के अंदर आएगा, क्योंकि CO2 का लेना देना रेस्पिरेशन के साथ है। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें हम CO2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो और ये सारा काम लंग्स करती है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर सारा लेना देना किसका है, CO2 का है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या हुआ, बॉडी में CO2 बढ़ी हुई है। बॉडी में CO2 कब बढ़ेगी, उन सब पेशेंट में जिनके अंदर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, उन सब में बॉडी में CO2 बढ़ेगी, क्योंकि वो CO2 को बाहर नहीं निकाल पा रहे। CO2 को बाहर हम कैसे निकालते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं उसी के द्वारा ही तो हम CO2 को बॉडी से बाहर निकालेंगे। लेकिन अब मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रही, तो क्या CO2 मेरी बॉडी से बाहर निकल पाएगी जितना उसको निकलना चाहिए, नहीं निकल पाएगी, जिस वजह से मेरी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा और मेरी बॉडी एसिडोसिस की तरफ जाएगी। वही चीज इसके अंदर है। तो इसमें क्या होगा, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन का मतलब यही है कि हम ढंग से सांस नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है उनको ना तो प्रॉपर एयर मिल रही है और ना प्रॉपर CO2 बाहर निकल रही है, ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। वो सारी कंडीशन जिसके अंदर हमारा जो ये नॉर्मल लंग्स का फंक्शन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या मैं सीधा सीधा बोलूँ सांस लेने में तकलीफ होती है, उन सभी कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्योंकि हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, हम CO2 बाहर निकाल नहीं पाएंगे, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा, कंडीशन एसिडोसिस होती है। ठीक है, जैसे अस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एडिमा, सारी रेस्पिरेटरी की कंडीशन, सभी रेस्पिरेटरी की कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है।
क्योंकि सभी रेस्पिरेटरी की बीमारियों में हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, CO2 बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है। जैसे कि देखो, सबसे पहले डिज्निया, ये आपकी सारी रेस्पिरेटरी की कंडीशन में होता है। जितनी भी रेस्पिरेटरी की बीमारियां हैं सब में डिज्निया होता है, यानी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। इसकी वजह से क्या होगा, हम CO2 को बॉडी से बाहर निकाल नहीं पाते, बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ता है, CO2 एसिड है और हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है ये देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं तुमसे मेटाबॉलिक की, नहीं सॉरी, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या हो रहा है भाई, अब इसके अंदर क्या है कि इसमें तुम जो CO2 है, यहाँ CO2 है, इसमें जो पेशेंट है वो कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, जिसकी वजह से CO2 ज्यादा बाहर निकल रही है। एल्कोलोसिस का मतलब है बेस बढ़ा हुआ है। बेस कब बढ़ेगा, जब बॉडी में एसिड कम होगा तब बेस बढ़ेगा। एसिड कब कम होगा, तो रेस्पिरेटरी में एसिड है कौन, CO2 ही तो है। अब CO2 कम कब होगी, जब आप कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो। तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सांस लेके तुमने जितनी भी CO2 थी वो तुमने बॉडी से बाहर निकाल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो बेस में चली गई। तो एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन का मतलब यही है कि हम बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर गैस एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, CO2 बहुत ज्यादा बॉडी के बाहर निकल रही है। वो सारी कंडीशन जिसके अंदर हमारा रेस्पिरेशन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा CO2 बॉडी के बाहर निकल जाती है और हमारी बॉडी जो है वो बेस की तरफ चली जाती है। तो भाई ये सारी कंडीशंस, जैसे कि अब हाइपर वेंटिलेशन, हाइपोक्सिया, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हिस्टीरिया की कंडीशन है, अपना मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है, कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रॉमा है, इन सभी केसेस में क्या होता है, पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेगा। वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा CO2 बॉडी से बाहर निकलेगी और पेशेंट की बॉडी जो है वो बेस की तरफ चली जाती है। फिर आता है आपके पास मेटाबॉलिक। तो ये तो भाई तुम्हारी बात हो गई रेस्पिरेटरी की। एक सेकेंड, अब बात करते हैं मेटाबॉलिक के बारे में। तो भाई रेस्पिरेटरी में याद रखना, रेस्पिरेटरी में लेना देना सारा CO2 का है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि एसिडोसिस के अंदर एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है, और एसिड कौन होता है, एसिड CO2 होती है। CO2 का लेवल कब बढ़ेगा बॉडी में, जब आप CO2 को बाहर नहीं निकाल रहे हो। और कब नहीं निकाल पाओगे, जब सांस लेने में तकलीफ होगी। तो वो सारी कंडीशन जिसमें सांस लेने में तकलीफ होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सेम ऐसे ही रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस मतलब बेस बढ़ा हुआ है। बेस बड़े होने का मतलब क्या है, बॉडी में एसिड कम है। एसिड मतलब यहाँ रेस्पिरेटरी में एसिड CO2 ही है, तो CO2 कम है। CO2 बॉडी में कम कब होगी, जब तुम कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो। CO2 तुमने बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकाल दी है, जिसकी वजह से बॉडी में CO2 कम है, यानी कि एसिड कम है और बॉडी बेसिक में जा रही है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। भाई मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वही एसिड बिल्डअप होता है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन, अब मेटाबॉलिक के अंदर तुम्हारी सारी मेटाबॉलिक कंडीशंस आ जाती है, यानी कि आपकी बॉडी के बाकी एसिड्स जो हैं वो बॉडी में बढ़ते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, क्योंकि CO2 का लेना तो सिर्फ रेस्पिरेटरी के साथ में। तो ये वो सारी कंडीशंस जिसके अंदर बाकी के एसिड्स बढ़ रहे हैं, वो सारा आपका मेटाबॉलिक के अंदर आता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डायबिटीज मेलाइटस की एक कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब इसमें होता क्या है भाई, अब इसमें देखो क्या होता है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी होने की वजह से जो ग्लूकोज होता है वो सेल में शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे हमारी सेल है, हमारे सेल के ऊपर जब इंसुलिन आके जुड़ेगा तभी ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाता है। जो ग्लूकोज है, सेल को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज जो है वो सेल में तभी जाएगा जब इंसुलिन होगा। इंसुलिन जो है वो गार्ड की तरह काम करता है, सेल के केस में वो एक गार्ड की तरह काम करता है, वो गेट कीपर की तरह काम करता है। वो दरवाजा खोलेगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, वरना ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा।
तो ये सेल के सरफेस पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन आते हैं, इन रिसेप्टर के साथ में जुड़ते हैं, मतलब दरवाजा खोलते हैं और ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। इस वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज जो है वो सारा सेल के अंदर चला जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, डायबिटीज के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसुलिन यहाँ आएंगे नहीं, इंसुलिन यहाँ आएंगे नहीं, दरवाजा कोई खोलेगा नहीं, दरवाजा कोई खोलेगा नहीं, ग्लूकोज सेल में जाएगा नहीं, ग्लूकोज सेल में जाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा, ब्लड में ही रहेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेल में वो शिफ्ट होगा नहीं। तो ये ही कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटिस की। इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन जो रिलीज कौन करता है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। जो आपकी पेनक्रियास के बीटा सेल्स है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो पेनक्रियास के जो बीटा सेल है उनका डिस्ट्रक्शन हो गया है, वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इंसुलिन सेल के पास जा नहीं रहा, सेल के पास जा नहीं रहा तो ग्लूकोज सेल में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, और इस वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया, या मैं सीधा बोलूं ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होता है, ये सेल जो है, ये सेल बोलती है यार मेरे को भूख लगी है, मेरे आई एम स्टार्विंग, क्योंकि सेल को तो काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी में काम तो सेल्स ही कर रही हैं। सेल ब्रेन को बोलेगी यार मेरे को ग्लूकोज चाहिए, मेरे को ग्लूकोज चाहिए, आई एम वेरी टायर्ड। तो अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स है जैसे कि कोर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, इनको रिलीज करवाएगा। ये क्या करते हैं, ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कोर्टिसोल को रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करेगा कि ठीक है भाई मैं हार्मोन रिलीज कर रहा हूँ और ये ग्लूकोज को बढ़ा देंगे। पर ग्लूकोज को बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सेल में तो फिर भी नहीं जा सकता। सेल में जाने के लिए उसको इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन बॉडी में है नहीं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल और बढ़ जाएगा। अब फिर सेल फिर बोलेगी यार क्या कर रहे हो, मेरे को एनर्जी चाहिए भाई, आई नीड एनर्जी, मेरे को एनर्जी चाहिए। तो अब इस केस में फिर क्या होगा, ब्रेन करेगा क्या, ब्रेन जो है ना वो फैट का मेटाबॉलिज्म कराएगा, क्योंकि फैट के मेटाबॉलिज्म से भी ग्लूकोज निकलता है। लेकिन अब यहाँ पर गड़बड़ ये हो जाती है कि जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो इसका एंड प्रोडक्ट निकलती है कीटोन बॉडीज, और ये कीटोन बॉडीज जो होती है ये एसिडिक होती है नेचर में, ये एसिडिक होती है। और जब फैट का मेटाबॉलिज्म होता है और एसिडिक कीटोन बॉडीज रिलीज होती है तो एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन भी कहते हैं, और वो है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये डायबिटीज मेलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम ज्यादा होता है, उसके चक्कर में इंसुलिन ना होने की वजह से सेल को ग्लूकोज मिलता नहीं है, ब्रेन कुछ ना कुछ करवाता है ग्लूकोज को बढ़ाने के चक्कर में, और वो फैट का भी मेटाबॉलिज्म कराता है। फैट का मेटाबॉलिज्म की वजह से कीटोन बॉडीज निकलती है विच इज एसिडिक इन नेचर, जो कि एसिडिक होती है, और जिसकी वजह से हमें इस कंडीशन में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब ये हो तो सारा मेटाबॉलिज्म ही रहा है, मेटाबॉलिज्म हुआ और एसिडिक है, तो ये कंडीशन कौन सी कहलाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि एक मेटाबॉलिक डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इस कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि जो कीटोन बॉडीज हैं ये एसिडिक होती हैं। तो ये कंडीशन क्या कोज करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करेगी, बॉडी के अंदर एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। उसके अलावा रीनल इनसफिशियंसी, अगर जो किडनीज है खराब हो गई है, अगर आपकी जो किडनीज है, अगर मान लो किडनी खराब हो जाए, अब आपको पता है किडनी का काम होता है वेस्ट को रिमूव करना, उस वेस्ट में से एक वेस्ट यूरिक एसिड भी होता है, ठीक है। किडनी का काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना, उसकी एक्सक्रीशन करना, लेकिन किडनी हो गई खराब तो ना वो यूरिन की फॉर्मेशन कर पाएगी ना एक्सक्रीशन कर पाएगी, यूरिन में अल्टीमेटली निकलता तो वेस्ट है। तो अब इस केस में क्या होगा कि वेस्ट बॉडी से बाहर जाएगा नहीं, तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और कंडीशन होगी मेटाबॉलिक। एक लंग्स को छोड़ के सारी कंडीशन मेटाबॉलिक में ही आती है मैक्सिमम, तो यहाँ पर भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। फैट डाइट सेम है, फैट का कार्बोहाइड्रेट का सेम है कि जब इनका इनसफिशिएंट मेटाबॉलिज्म होता है तो इनका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो एसिडिक होता है, या आपने एसिड का कुछ ज्यादा ही इनटेक कर लिया तो भी कंडीशन एसिडोसिस होगी, ठीक है। सिवियर डायरिया हो रहा है तभी भी आपको कंडीशन कौन सी देखने को मिलेगी, एसिडोसिस देखने को मिलेगी। तो इन सभी कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। अब बात आती है भाई एल्कलोसिस की। एल्कलोसिस, अब भाई मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर भाई एल्कलोसिस मतलब बेस मतलब जिसकी पीएच ज्यादा होती है। तो अब मैंने आपको बताया था बाइकार्बोनेट जो कि बेस होता है,
तो यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, और ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये बेस होता है। आपकी बॉडी में बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है। तो एक तो जब हम बहुत ज्यादा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो इस केस के अंदर भी हमारी बॉडी में बेस बढ़ता है। या फिर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कहाँ से निकलती है, पेट से निकलती है, सक्शनिंग पेट से ही होती है। या आपने एंटा एसिड दे दिया, एंटा एसिड मतलब एसिड को कम करने वाली दवाई। अब जब हम वॉमिट करेंगे पेट से निकलेगी तो HCl भी रिलीज होता है, HCl भी एक्सक्रीट होता है। GI सक्शनिंग करेंगे, एसिड भी रिलीज होगा। एंटी एसिड दे दिया, एंटी एसिड मतलब वो दवाइयां जो एसिड को कम करेगी, तो ये भी एसिड को कम करेगी। तो अल्टीमेटली तीनों ही कंडीशन में एसिड कम हो रहा है, और एसिड कम होगा तो बॉडी बेस की तरफ जाएगी। तो इसमें भी आपको एल्कलोसिस देखने को मिलता है। या आपने डायूरेटिक्स दे दी, डायूरेटिक्स देने की वजह से क्या होगा, यूरिन का आउटपुट बढ़ गया है। डायूरेटिक क्या करती है, यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देती है। तो यूरिन का आउटपुट अगर बढ़ गया है तो यूरिक एसिड भी तो ज्यादा रिलीज होगा, यूरिक एसिड भी बहुत ज्यादा रिलीज होगा। और इसमें भी सेम वही, क्योंकि एसिड ज्यादा रिलीज हो रहा है तो बॉडी बेस की तरफ चली जाती है। या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, या सोडा बाइकार्ब, यानी कि हम इनटेक कर रहे हैं बेस का, तो इन सभी कंडीशन में आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। तो ये मैंने आपको भाई चारों कंडीशंस के बारे में बता दिए। अब मेन आते हैं भाई इसके क्वेश्चंस, कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कंसेप्ट हो गया है, ठीक है, एसिडोसिस एल्कोलोसिस पढ़ लिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस पढ़ लिया, किसमें क्या हो रहा है देख लिया, लेकिन इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। भाई इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा एक तरीका होता है, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद करना है। अगर वो कंसेप्ट आपने याद कर लिया, आपका एसिडोसिस और एल्कोलोसिस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट उसके लिए आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। अब वो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कंडीशन, अच्छा सबसे पहली बात, ब्लड की पीएच, ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45, और क्योंकि ब्लड की पीएच ये है, हम इसको न्यूट्रल मानते हैं। तो अगर जो पीएच है वो 7.35 से कम है तो कंडीशन होगी एसिडिक, और अगर जो पीएच है वो 7.45 से ज्यादा है तो कंडीशन होगी एल्कलोसिस। तो याद रखना 7.35 से 7.45 तक हम नॉर्मल पीएच मानते हैं। 7.35 से कम अगर चली गई तो वो एसिडिक होती है, 4-5 से ज्यादा चली गई, 8, 9, 10, 11, तो वो आपके एल्कलोसिस में आ जाएगी। एक तो ये याद रखना। अब आती है पहली कंडीशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी कि एसिड की बात हो रही है, और रेस्पिरेटरी की बात हो रही है। रेस्पिरेटरी में एसिड कौन है, CO2। या मैं सीधा बोलूं रेस्पिरेटरी में किस चीज का लेना देना है, तो भाई रेस्पिरेटरी फंक्शन का जो इंडिकेटर है वो है आपका CO2। CO2 जो है ये आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन का इंडिकेटर है, और मेटाबॉलिक का इंडिकेटर है HCO3। तो रेस्पिरेटरी को कौन बताएगा, CO2 बताएगा, और मेटाबॉलिक को कौन बताएगा, HCO3 बताएगा। तो जब कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की होती है, तो एसिडोसिस में मैंने आपको बताया पीएच कम होती है, तो इस केस में जो पीएच है वो डिक्रीज मिलेगी, PCO2 इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि एसिडोसिस का मतलब है बॉडी में एसिड ज्यादा है, यानी कि CO2 ज्यादा है, एसिड तो CO2 ही है, और एसिडोसिस का मतलब है कि पीएच कम है, क्योंकि एसिड की कंडीशन में मैंने आपको बताया पीएच 7.35 से कम होती है। सेम अपोजिट होगा एल्कलोसिस के अंदर। एल्कलोसिस का मतलब है बेस ज्यादा है, तो बेस में पीएच भी ज्यादा ही होती है, तो पीएच होगी ज्यादा, और बेस ज्यादा का मतलब है कि एसिड कम है, तो इसमें फिर आपका CO2 कम होता है। तो यहाँ पर आपको अपोजिट देखने को मिलता है, यहाँ पे पीएच होती है कम, CO2 होता है ज्यादा एसिडोसिस में, और पीएच होती है ज्यादा, CO2 होता है कम मेटाबॉलिक के अंदर, एल्कलोसिस के अंदर। अब बात करती हूँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भाई पीएच भी डिक्रीज होती है और HCO3 भी डिक्रीज होता है, और इसमें आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पीएच इंक्रीज होती है और HCO3 भी इंक्रीज होता है। तो देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका, आपको याद रखना है रोम, ROME रोम, आपको ये याद रखना है, ये एक निमोनिक है इस कंसेप्ट को याद करने का। अब ये रोम ये कह रहा है R फॉर रेस्पिरेटरी, O फॉर अपोजिट। रेस्पिरेटरी में अपोजिट है, पीएच कम है, CO2 ज्यादा है, और पीएच ज्यादा है, CO2 कम है, तो अपोजिट होगा। रेस्पिरेटरी की कंडीशन जो होगी उसमें लेना देना सारा CO2 का ही है, तो उसमें आप CO2 को ही देखोगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें पीएच कम है और CO2 ज्यादा है,
तो वो कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की होगी। या ऐसा कंडीशन है जिसमें पीएच ज्यादा है, CO2 कम है, तो CO2 की जहां बात आ गई, CO2 के एबनॉर्मल वैल्यू है, तो कंडीशन रेस्पिरेटरी होगी। फिर आपको पीएच से पहचानना पड़ेगा कि भाई कंडीशन एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। रेस्पिरेटरी की कंडीशन को तो आप CO2 से पहचान लोगे, CO2 की वैल्यू एबनॉर्मल होगी, तो आप पहचान लोगे भाई कंडीशन जो है वो रेस्पिरेटरी की है। और एसिडोसिस एल्कलोसिस आप पीएच से पहचान लोगे। तो पहले तो आपको नॉर्मली पहचानना है, मतलब कि आपने पीएच देख के आपने पहले एसिडोसिस एल्कलोसिस को पता कर लिया, फिर आपने ये भी देख लिया CO2 की वैल्यू जो है वो बड़ी है कि घटी है, या एबनॉर्मल है तो ज्यादा है कि कम है ना। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। वही मैं बात करूं मेटाबॉलिक, M फॉर मेटाबॉलिक और E फॉर इक्वल। तो मेटाबॉलिक में इक्वल होता है। मेटाबॉलिक में अगर पीएच बढ़ती है तो SCO3 भी बढ़ता है, पीएच घटती है SCO3 घटता है, क्योंकि SCO3 बेस है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिड में पीएच कम होती है और बाइकार्बोनेट बेस है, तो एसिड की कंडीशन में तो बेस भी कम ही होगा। एसिड की कंडीशन में बेस तो कम ही होगा, एसिड की कंडीशन में एसिड ज्यादा होता है तो बेस तो कम ही होगा, और एसिड की कंडीशन में पीएच भी कम होगी। इसीलिए मेटाबॉलिक में दोनों कम होते हैं, पीएच भी कम होती है, बाइकार्बोनेट भी कम होता है एसिडोसिस में। एल्कोलोसिस में पीएच एल्कोलोसिस मतलब बेस बढ़ा हुआ है, तो इसमें बेस भी ज्यादा होगा, पीएच भी ज्यादा होगी, तो पीएच भी बढ़ेगी और बेस बाइकार्बोनेट बेस है तो SCO3 भी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसमें दोनों चीजें बढ़ी हुई मिलेगी। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर पीएच भी बढ़ी हुई है, CO2 नॉर्मल है और HCO3 भी बढ़ी हुई है, दोनों बढ़ी हुई है, तो कंडीशन जाएगी आपकी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि पीएच बढ़ी हुई है। पीएच बढ़ी हुई किस में होती है? बेस में होती है, और पीएच कम किस में होती है? एसिड में होती है। बाकी आपको ये क्वेश्चन से भी समझ में आ ही जाएगा। देखो भाई, अब मैं तुम्हें बताती हूँ एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इसको समझने का तरीका। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में पीएच कितनी दे रखी है? 7.5। सबसे पहला स्टेप देखो, कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना। अगर क्वेश्चन गलत नहीं करने तो शॉर्टकट नहीं अपनाए। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? एक सेकेंड, तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? देखो 7.5 मैंने आपको बताया कि जो हमारी नॉर्मल पीएच होती है वो होती है 7.35 से 7.45, ये नॉर्मल पीएच है। अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर पीएच कितनी दे, शॉर्टकट नहीं अपनाना। जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस मेथड से करोगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें पीएच को पहचानना है। पीएच है 7.5, पीएच कम है कि ज्यादा है? तो पीएच तो ज्यादा है, पीएच तो ज्यादा है, 7.45 के बाद ही तो आएगा 7.5, यानी कि पीएच ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया कि कंडीशन की पीएच ज्यादा है। अब पीएच एसिड में ज्यादा होती है कि अल्कोलोसिस में ज्यादा होती है? मैंने आपको बताया था कि जो पीएच है 7.35 से कम होगी तो कंडीशन एसिडिक होगी, 7.55 से ज्यादा होगी तो कंडीशन जो है वो बेसिक होगी। तो पीएच ज्यादा होती है एल्कलोसिस के अंदर, यानी कि बेसिक कंडीशन के अंदर, यानी ये कंडीशन जो है ये एल्कलोसिस की कंडीशन है। तो सबसे पहला काम आपका है एसिड और बेस को पहचानना, जैसे कि इसमें हमने पहचान लिया। सबसे पहले आप पीएच की वैल्यू देखोगे, और अगर पीएच 7.35 से नीचे की रेंज में है तो वो कंडीशन एसिडोसिस होगी, और अगर पीएच 7.45 से ऊपर की रेंज में है तो वो कंडीशन एल्कलोसिस होगी। तो सबसे पहले आपको पीएच पहचाननी है, फिर देखेंगे रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक। हो गया पीएच। अब देखो भाई, PCO2 दे रखा है 43। अब इसमें तुम्हें नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे पीएच की नॉर्मल वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए 7.35 से 7.45 होती है, ऐसे ही PCO2 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 35 से 45, ये नॉर्मल होती है 35 से 45। क्वेश्चन में दे रखी है 43, तो ना तो बड़ी है ना घटी है, ये तो नॉर्मल है भाई। 43 तो नॉर्मल है, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं देखना। अगर वैल्यू नॉर्मल है ना तो तुम्हें कुछ नहीं देखना। अब बात आती है HCO3 की, यानी कि बाइकार्बोनेट की।
बाइकार्बोनेट दे रखा है 31। भाई नॉर्मल वैल्यू तो 21 से 28 होती है, नॉर्मल वैल्यू तो 21 से 28 होती है, 31 दे रखी है, यानी कि बढ़ी हुई है। तो अब देखो, पहली बात तो तुम्हें इसी से पता लग जाएगा ये कंडीशन कौन सी है, ये स्टेप बाय स्टेप तुम्हें पता चल गया है, क्योंकि PCO2 नॉर्मल है, CO2 को लेना देना रेस्पिरेटरी के साथ था, पर CO2 तो नॉर्मल है और CO2 का लेना देना रेस्पिरेटरी के साथ था, तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी की तो नहीं है, क्योंकि CO2 नॉर्मल है। तो बच गया आपका मेटाबॉलिक, तो जो बच गया वही कंडीशन है। और मेटाबॉलिक की हमने वैल्यू भी देख ली, मेटाबॉलिक की वैल्यू भी अब नॉर्मल है, तो यानी ये कंडीशन जो है ये है मेटाबॉलिक। पहली बात तो हो गई ये, पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद डबल चेक आपको रोम लगाना है। रोम में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कंडीशन मेटाबॉलिक की होगी, याद करो रोम, अगर कंडीशन मेटाबॉलिक की होगी तो इक्वेलिटी रहनी चाहिए, यानी कि अगर पीएच बढ़ी हुई है और कंडीशन मेटाबॉलिक की है तो HCO3 भी बढ़ा हुआ होगा। इस कंडीशन में पीएच बढ़ी हुई है, नॉर्मल से ज्यादा है, और HCO3 भी बढ़ा हुआ है, 28 से ज्यादा है, तो यानी कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ये कंडीशन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही है, क्योंकि दोनों बढ़े हुए हैं, पीएच भी बढ़ी हुई है, HCO3 भी बढ़ा हुआ है, और जब दोनों बढ़े हुए होते हैं तो कंडीशन होती है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। तो इस तरीके से आपको डबल चेक करना है। और देख लेते हैं क्वेश्चंस। पीएच देखो भाई, पीएच दे रखी है 7.30, नॉर्मल वैल्यूज लिख देती हूं मैं समझने के लिए, 7.35 से 7.45। उसके बाद में आपका आता है CO2, PCO2 35 से 45, फिर आता है आपका SCO3 21 से 28, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू। अब पीएच देखो, सबसे पहले पीएच देखेंगे, 7.30 है, तो 7.35 से कम है पीएच, यानी कंडीशन एसिडिक की है, ठीक है। तो ये तो पता लग गया भाई कंडीशन जो है वो एसिडोसिस की है। PCO2 52 दे रखा है, नॉर्मल तो ये होता है, यानी कि बढ़ा हुआ है, तो पहली बात तो इतने से ही पता लग जाता है कंडीशन रेस्पिरेटरी की है, क्योंकि PCO2 की वैल्यू नॉर्मल नहीं है। मेन आपको एसिडोसिस एल्कलोसिस ही पहचानना है सिर्फ, जो कि आप सिर्फ पीएच से पहचान लोगे कि अगर 7.35 से कम पीएच है तो एसिडोसिस है, 7.45 से ज्यादा है तो एल्कलोसिस है। मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी तो आप वैल्यूज को देख के बता सकते हो, जो एबनॉर्मल वैल्यू है वही कंडीशन है। अब यहाँ पे ये एबनॉर्मल है तो कंडीशन ये रेस्पिरेटरी की ही लग रही है, पर आगे चलते हैं। SCO3 24, ये तो नॉर्मल है, 21 से 28 होती है ना, तो ये तो नॉर्मल है, तो मेटाबॉलिक की तो कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन तो रेस्पिरेटरी है। पर डबल चेक, मैंने तुम्हें बताया रोम, भाई रेस्पिरेटरी में अपोजिट होता है, तो रेस्पिरेटरी में अगर पीएच कम है तो PCO2 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट होता है। क्या ऐसा ही हो रहा है? पीएच कम है, PCO2 45 से ज्यादा है, यानी बात तो है पीएच कम है, CO2 ज्यादा है, तो कंडीशन आपकी ये रेस्पिरेटरी की ही है। और देख लो 7.52 पीएच बढ़ी हुई है, तो कंडीशन है आपकी एल्कलोसिस की। अब देख लो रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक को, PCO2 दे रखा है 30, तो नॉर्मल तो 35 से 45 होता है, तो ये तो एबनॉर्मल है भाई। नॉर्मल पीएच तो 35 से 45 होता है, यहाँ तो PCO2 कम है, इसी से ही पता लगता है कि कंडीशन रेस्पिरेटरी की है, पर हम डबल चेक करेंगे। HCO3 दे रखा है 27, नॉर्मल है, तो मेटाबॉलिक की कंडीशन तो नहीं है। जो वैल्यू नॉर्मल है वो कंडीशन नहीं होती है, जो एबनॉर्मल वैल्यू होगी वो कंडीशन होगी। चलो ये पता लग गया मेटाबॉलिक है। अब लगा लो रोम। रोम कहता है भाई अगर पीएच ज्यादा है और कंडीशन रेस्पिरेटरी की है तो CO2 कम होना चाहिए, तो यहां पर पीएच ज्यादा है और CO2 कम है, 35 से कम है, तो इसका मतलब कंडीशन रेस्पिरेटरी की ही है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की। और देख लो पीएच दे रखी है 7.1, कम है पीएच, यानी कि कंडीशन जो है ये आपकी है एसिडोसिस की। या मैं आपको ये सीधे सीधे, एक सेकेंड देखो, पीएच दे रखी है
3। ठीक है, या चलो कंफ्यूजन नहीं करेंगे, 7.2 पीएच दे रखी है। ठीक है, HCO3 दे रखा है आपके पास 20 और PCO2 दे रखा है आपके पास 37। कैसे सॉल्व करें? पीएच कम है यानी कि कंडीशन एसिडोसिस की है, ये तो पीएच से ही पता लग जाता है। ठीक है, जैसे कि पीएच दे रखी है 7.6, पीएच दे रखी है 7.4, पीएच दे रखी है 7 ये 7 क्या कितने भी लिख लो आप, 6.3, 8.4। तो क्या इन पीएच से तुम पहचान नहीं सकते कि ये एसिडोसिस है कि एल्कोलोसिस है? 7.6 नॉर्मल पीएच 7.35 से 7.45 होती है, तो ये तो ज्यादा है, तो ये कंडीशन जो है ये है एल्कोलोसिस की। यहाँ पीएच कम है, ये कंडीशन है एसिडोसिस की। पीएच कम भी नहीं है वैसे तो नॉर्मल है, 7.35 से 7.45 नॉर्मल पीएच होती है, तो ये तो नॉर्मल है। 6.3 पीएच कम है तो कंडीशन है एसिडोसिस की। 8.4 पीएच ज्यादा है, कंडीशन है एल्कोलोसिस की। 7.30 नॉर्मल 3.5 होती है, कम है, तो कंडीशन है एसिडोसिस की। 7.50 नॉर्मल 7.45 होती है, तो कंडीशन है एल्कोलोसिस की। तो पीएच से पहचानना आना चाहिए, याद रखना। 7.35 से कम पीएच होगी तो कंडीशन एसिडोसिस रहेगा, 7.45 से ज्यादा होगी तो कंडीशन एल्कोलोसिस रहेगी। सबसे पहला टारगेट आपका यही है, एसिडोसिस और एल्कोलोसिस को पहचानना। फिर बाकी की बात करते हैं। HCO3 दे रखा है 20, नॉर्मल तो 21 से 27 पढ़ा है हमने, तो इसका मतलब वैल्यू कम है HCO3 की। HCO3 की वैल्यू जो है वो कम है, तो इसी से पता लग गया कंडीशन मेटाबॉलिक की है। याद रखना HCO3 का लेना देना मेटाबॉलिक के साथ है, PCO2 का लेना देना रेस्पिरेटरी के साथ है, ये याद रखना। PCO2 दे रखा है 37, नॉर्मल होती है 35 से 45, तो ये तो नॉर्मल हो गई, इसका तो कोई झमेला ही नहीं है, बचा ये। तो यानी कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की है, पर डबल चेक जरूर करना है रोम लगा के। रोम कहता है कि अगर पीएच कम है और कंडीशन मेटाबॉलिक की है तो HCO3 भी कम होना चाहिए, दोनों कम ही है, तो कंडीशन रह गई आपकी मेटाबॉलिक की। अब ये पीएच ज्यादा है यानी कि कंडीशन जो है ये एल्कोलोसिस की है। ठीक है, HCO3 30 है, बढ़ा हुआ है, HCO3 नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है, और हमने पढ़ा है HCO3 की वैल्यू अब नॉर्मल है तो कंडीशन मेटाबॉलिक होनी चाहिए। लेकिन थर्ड भी जरूर देखना है, PCO2 40, ये तो नॉर्मल है, तो इसलिए कंडीशन हो गई मेटाबॉलिक। रोम लगा लो, पीएच बढ़ी हुई है और अगर कंडीशन रोम की है तो HCO3 भी बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो बढ़ा हुआ ही है, तो कंडीशन है आपकी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये था भाई आपका एसिड बेस इम्बैलेंस का सारा सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पार्शली वाले भी क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो थोड़ा सा मैं उसका कंसेप्ट आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखो भाई, बस अगर तुम्हें पार्शियल वाले क्वेश्चन देखना है तुम सिर्फ ये टेबल याद कर लेना। अगर कंडीशन कंपनसेट हो चुकी होगी तो पीएच नॉर्मल होगी। अब तक मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन बताए, क्या किसी में भी पीएच नॉर्मल थी? सब में एसिडोसिस या एल्कलोसिस था। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पीएच नॉर्मल दिख रही है ना, तो वो कंडीशन फुल्ली कंपनसेट हो चुकी है, तो वो आपकी आती है कंपनसेशन के अंदर, वो आएगी आपकी कंपनसेशन के अंदर। अगर पीएच नॉर्मल रेंज में, चाहे रेस्पिरेटरी की कंडीशन हो, चाहे मेटाबॉलिक की कंडीशन हो, चाहे एसिडोसिस हो, चाहे एल्कोलोसिस हो। कंपनसेट कैसे पता लगता है? आपको क्वेश्चन में पीएच नॉर्मल मिलेगी, जैसे पीएच आपको मिल गई 3.7 सॉरी 7.37 मिल गई, या आपको पीएच मिल गई 7.43, तो आपको नॉर्मल मिलेगी पीएच, तो समझ जाना कंडीशन कंपनसेशन की।
और जो अनकंपनसेशन वाली कंडीशन होती है उसका क्या सीन होता है, ये चलो पहले पार्शियल की बात करते हैं। पार्शियल कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? पार्शियल कंपनसेशन का मतलब होता है बॉडी ने कंपनसेट करने की कोशिश करी थी, पूरी तरीके से नहीं कर पाई है बट कोशिश करी है बॉडी ने, तो उसको बोलते हैं पार्शियल कंपनसेशन। तो हमेशा कंपनसेट कौन करता है? हमेशा कंपनसेट करती है दूसरी वैल्यू। भाई अगर मान लो किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो रेस्पिरेटरी की वैल्यू है यानी कि जो PCO2 की वैल्यू है वो एबनॉर्मल होगी, तभी रेस्पिरेटरी की कंडीशन है। अब उस वैल्यू को नॉर्मल लाने में कौन मदद करेगा? जो तीसरी वैल्यू है यानी जो मेटाबॉलिक की वैल्यू है, जो SCO3 की वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू को चेंज करके CO2 की वैल्यू को नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि भाई एसिडोसिस की कंडीशन है तो बेस को बढ़ाएंगे ताकि एसिड जो है वो न्यूट्रल हो जाए। तो अगर पार्शियल कंपनसेशन की कंडीशन होगी तो आपको रेस्पिरेटरी की कंडीशन में SCO3 की वैल्यू एबनॉर्मल मिलेगी। हालांकि रेस्पिरेटरी की कंडीशन में PCO2 की वैल्यू एबनॉर्मल होती है, लेकिन यहां तुम्हें SCO3 की वैल्यू एबनॉर्मल मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस HCO3 ने इसको नॉर्मल करने के चक्कर में अपने आप को एबनॉर्मल कर लिया। तो पार्शियल कंपनसेशन को कैसे पहचानोगे? आप जब क्वेश्चन देखोगे वो कंडीशन तो रेस्पिरेटरी की होगी लेकिन उसमें SCO3 की वैल्यू भी एबनॉर्मल होगी, तो आपको पता लगेगा कि कंडीशन जो है ये पार्शियल कंपनसेशन की है। सेम ऐसा ही मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक में एबनॉर्मल वैल्यू किसकी होती है? SCO3 की होती है, लेकिन यहां पे इसको मैनेज करने के चक्कर में तुम्हें PCO2 एबनॉर्मल मिलेगा। तो इस तरीके से आप पार्शियल कंपनसेशन को पहचानोगे कि जो अपोजिट वैल्यूज है, रेस्पिरेटरी का अपोजिट मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का अपोजिट रेस्पिरेटरी, जो अपोजिट वैल्यूज है वो भी एबनॉर्मल मिलेगी। रेस्पिरेटरी में वैसे तो PCO2 की वैल्यू एबनॉर्मल होती है बट इसको कंपनसेट करने के चक्कर में SCO3 भी एबनॉर्मल रहेगा, तो दोनों वैल्यू एबनॉर्मल रहेगी, दोनों वैल्यूज एबनॉर्मल रहेगी। SCO3 भी एबनॉर्मल रहेगा, PCO2 भी एबनॉर्मल रहेगा। तो पहचानेंगे कैसे कंडीशन मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है? रोम लगा के पहचानोगे। इसको पहचानने का तरीका सीधा सीधा सिर्फ एक ही है, इसमें आपको इस कंडीशन को रोम लगा के पहचानना पड़ेगा। क्योंकि अगर पीएच बढ़ी हुई है और HCO3 भी बढ़ा हुआ है तो कंडीशन मेटाबॉलिक है। अब वो पार्शियल है कि फुल्ली है उससे आपको कैसे पता लगेगा? आपको PCO2 की वैल्यू भी एबनॉर्मल मिलेगी, तो कंडीशन पार्शियल कंपनसेशन की है। और अनकंपनसेशन में क्या होगा? ये जो अपोजिट वैल्यूज है ये एबनॉर्मल होती है। अब तक तुमने जितनी भी मैंने तुम्हें बताए ना वो सारे अनकंपनसेटेड थे, क्योंकि किसी ने किसी को कंपनसेट करने की कोशिश ही नहीं करी। तो जब कंपनसेट करने की कोशिश ही नहीं करी तो रेस्पिरेटरी में PCO2 की वैल्यू एबनॉर्मल होती है, SCO3 नॉर्मल ही रहेगा। रेस्पिरेटरी की कंडीशन में तो SCO3 नॉर्मल ही होता है और मेटाबॉलिक में PCO2 नॉर्मल ही होता है, वही मिलेगा तुम्हें। जितने भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व करे वो सारे अनकंपनसेशन वाले हैं क्योंकि उसमें अपोजिट वैल्यू नॉर्मल है। अब मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल देके फटाफट से इसका समझा देती हूँ। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? कंपनसेशन वाले की। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? पीएच है आपकी 7.35, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका 18 और PCO2 है 35। अब इसमें देखो, अब ये पीएच नॉर्मल है। अब कैसे पता करोगे कि एसिडोसिस है कि अल्कलोसिस है? अब आपको ये देखना है कि ये जो पीएच है वो किस रेंज के पास है। अब आपको ये देखना है, जैसे कि 7.35 से 7.45 नॉर्मल होती है, 35 से कम एसिडोसिस में आएगा, 45 से ज्यादा एल्कलोसिस में आएगा। ये पीएच यहां पर है, यानी कि ये कंडीशन एसिडोसिस की थी लेकिन हमारी बॉडी ने कंपनसेट कर दिया। ये कंडीशन एसिडोसिस की थी क्योंकि पीएच लोअर रेंज के पास है। तो इसमें आप रेंज देखना ऐसे क्वेश्चन में कि पीएच अगर लोअर रेंज के पास हुई तो कंडीशन एसिडोसिस वाली रही होगी, पीएच अगर अपर रेंज के पास है तो कंडीशन एल्कलोसिस वाली रही होगी। लेकिन क्योंकि बॉडी फुल्ली कंपनसेट कर चुकी है इसलिए पीएच नॉर्मल आ गई है, तो ये कंडीशन रहेगी आपकी एसिडोसिस की। अब मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी? भाई रेस्पिरेटरी की वैल्यू तो नॉर्मल ही है तो मेटाबॉलिक है, तो ये है आपका मेटाबॉलिक। तो आप इसको बोलेंगे कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पहली बात। दूसरी बात, पीएच दे रखी है आपके पास 7.25,
और ये आपका 18 ही है, और PCO2 आपके पास दे रखा है 30। अब सुनो अब ध्यान से, पीएच जो है वो 7.25 दे रखी है, यानी कि पीएच कम है, तो ये तो पता लग गया कंडीशन एसिडोसिस की है। अब पहले मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी निकाल लेते हैं। SCO3 18 है, PCO2 30 है, दोनों ही एबनॉर्मल वैल्यूज है, दोनों ही एबनॉर्मल है, दोनों ही ठीक नहीं है। अब कैसे निकालेंगे? अब लगाओ पार्शियल कंपनसेशन वाला फॉर्मूला। तो अब यहां तुम्हें लगाना है रोम। अगर दोनों वैल्यू एबनॉर्मल दे रखी है ना, तो ये पार्शियल कंपनसेशन की बात चल रही है, क्योंकि दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है। ठीक है, अगर ये कंपनसेशन होता तो पीएच नॉर्मल होती, अगर ये अनकंपनसेशन होता तो इनमें से ये जो भी कंडीशन निकलेगी उसकी अपोजिट वैल्यू नॉर्मल होती, पर ये पार्शियली कंपनसेटेड है क्योंकि इसमें दोनों ही वैल्यू एबनॉर्मल। तो अब कैसे निकालेंगे? तो भाई अब इसका ऐसा है, पीएच कम है और अगर कंडीशन रेस्पिरेटरी की रही तो क्या होना चाहिए? तो मैंने आपको रोम में क्या बताया था, अगर पीएच मतलब रोम मतलब अपोजिट, अगर पीएच कम है तो PCO2 बढ़ा हुआ होना चाहिए था, पर PCO2 बढ़ा हुआ नहीं है, कम है, तो ये कंडीशन रेस्पिरेटरी की नहीं है, क्योंकि अगर ये कंडीशन रेस्पिरेटरी की होती तो अगर पीएच कम है तो CO2 बढ़ा हुआ होना चाहिए था, पर CO2 बढ़ा हुआ नहीं है। और अगर मेटाबॉलिक की होगी तो पीएच अगर कम है तो मेटाबॉलिक भी कम होना चाहिए, मेटाबॉलिक कम ही है, तो ये कंडीशन है आपकी पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि दोनों वैल्यूज एबनॉर्मल है। आपको रोम लगा के आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशन मेटाबॉलिक की है कि रेस्पिरेटरी की है, जिसमें आप सीधा सीधा देखोगे भाई रेस्पिरेटरी के अंदर पीएच अगर बढ़ी हुई है तो CO2 कम होना चाहिए, पीएच कम है तो CO2 बढ़ा हुआ होना चाहिए, और मेटाबॉलिक में सेम होने चाहिए, पीएच कम है CO2 भी कम, पीएच ज्यादा CO2 भी ज्यादा। इस क्वेश्चन में पीएच भी कम है, CO2 भी कम, सॉरी बाइकार्बोनेट भी कम है, तो ये कंडीशन है मेटाबॉलिक की। ठीक है, जैसे अब एक और मैं आपको बता देती हूँ साथ में, अब देखो पीएच बढ़ी हुई है ना, 7.7 है, यानी कंडीशन एल्कलोसिस की है, और ये दोनों वैल्यू एबनॉर्मल है, यानी पार्शियली कंपनसेशन की बात हो रही है। अब कंडीशन पहचान लो रोम लगा के, पीएच बढ़ी हुई है, अगर कंडीशन मेटाबॉलिक की होगी तो अगर पीएच बढ़ेगी तो मेटाबॉलिक भी बढ़ेगा, पर मेटाबॉलिक तो नहीं बढ़ रहा, मेटाबॉलिक तो कम है। और दूसरा ये कहता है कि भाई अगर पीएच बढ़ेगी तो PCO2 घटेगा, एक सेकेंड गलत हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, PCO2 घटेगा, तो PCO2 घटेगा, PCO2 घटा हुआ है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फिर आपकी रेस्पिरेटरी, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको निकालना है, आपको रोम लगा के कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, और आप अगर दोनों वैल्यूज एबनॉर्मल है SCO3 की भी और PCO2 की भी, तो ये पार्शियल की कंडीशन रहेगी। और बाकी अनकंपनसेशन जो हम नॉर्मल करते हैं वो सारे अनकंपनसेशन होते हैं जिसमें एक वैल्यू नॉर्मल ही होती है। तो ये भाई मैंने एसिड बेस का जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकती थी उतना मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये क्वेश्चन जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तुमको ये टॉपिक समझ में आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी कोई क्वेरी है और कोई टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर कोई थ्योरी का टॉपिक है, किसी में सिस्टम का टॉपिक है, या कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर लेक्चर दूंगी। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था करवाना, ऐसे ही मैं बाकी के टॉपिक्स आपको कराऊंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।